मी सध्या दिल्लीच्या संसदेपासून साधारणतः 45 ते 50 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्लीची जी बॉर्डर आहे, देशाच्या राजधानीची बॉर्डर आहे, त्या ठिकरी बॉर्डरच्या जवळपास आहे। आणि या ठिकाणी मी यासाठी आलेलो आहे की जंतर मंतर हे जंतर मंतरवर जे आंदोलन सुरू होतं कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं, त्यावेळी अनेक लोक खरं तर व्हायरल झाल्याचं बघायला मिळाले होते। त्यापैकी एक मोहम्मद इरफान होते, त्यांचे व्हिडिओ खरं तर सोशल मीडियावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती व्हायरल झाले होते। आणि मोहम्मद इरफान ज्या परिसरामध्ये राहतात त्या परिसरामध्ये त्यांना भेटण्यासाठी मी आलेलो। जे कॉलनी परिसर आहे हा ठिकरी बॉर्डरच्या अगदी जवळ, त्या ठिकाणी मी पोहोचलेलो। याच ठिकाणी मोहम्मद इरफानचं घर आहे, त्या ठिकाणी त्यांच्या वडिलांचा व्यवसाय आहे। ह्या बर्फाच्या ज्या लाद्या दिसत आहेत त्या बर्फाच्या लाद्याच्या त्यांचे वडील बर्फ विकण्याचं काम करतात आणि त्या परिसरामध्ये मी आलेलो आहे। हे जे कॉलनीतलं त्यांचं घर आहे, घर म्हणता येईल का हाही या ठिकाणी प्रश्न पडतोय। कारण मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो ही पाठीमागे जे विटांचं दिसतंय, ज्याला वरती छप्पर नाहीये, ते इरफानचं घर आहे असं इरफाननी काही वेळापूर्वी मला बोलताना सांगितलं। इरफान जी आहेत माझ्यासोबत बोलण्यासाठी। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 मराठी में आपका। आप महाराष्ट्र के न्यूज़ चैनल से बात। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं आपके प्यार के लिए हमेशा प्रभु श्री राम की बारगाह, मतलब उनके घर में, उनके बारगाह में कर्जदार रहूँगा। और मैं यहाँ ही सोता हूँ, मैं पापा और यहाँ सोता हूँ। एक घर हमने अभी बनाया है, वो घर बनाने की अलग वजह, मतलब बनाया है ले दे के कैसे भी करके, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने बार बार लोगों से कहा है कि इरफान को आपके प्यार की, आपके सहयोग की, बदलते भारत की हम साथ की वो चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ कि हम साथ मिलके इस देश में शोषण, करप्शन और नशे को मुक्त करें, इक्वालिटी लाएं, यूनिटी लाएं, एकता और समानता लाएं। सभी वर्गों में शिक्षा पे हम बेहतर काम करें, नौजवानों पे बेहतर काम करें। मैं ये चाहता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, मुझे इससे शिकायत नहीं है। कल मेरे से राहुल जी मिले। राहुल जी एक देश के बड़े नेता हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो मुझसे मिले, उनका बड़ापन था ये। और मैंने उनसे निडरता से अपनी बात रखी। मुझे मौका मिला इस देश के बड़े नेता से अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने कहा सर, खेत में, खलियानों में, गाँव में, ग्रामीण भारत को लेके कि खेत खलियानों में, बगीचे और बागवानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, और इमारतों में, फैक्ट्री में, सड़कों में, जाओ जहाँ भी काम कर रहा है, और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का जो 90% काम कर रहा है, जिसके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई कानूनी कवच नहीं है, किसी तरह की न्यूनतम मजदूरी नहीं है। सर, इनके जीवन के लिए सोचिए। पूरे देश में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, अलग अलग श्रमिक कानून है। मुझे कुछ नहीं पता आप कैसे करेंगे, जब सत्ता में आएंगे वो एक महान आदमी है, और जब आप सत्ता में आएंगे तो आपको इन मजदूरों के लिए पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी बनानी होगी। अगर आप मजदूरों की मेहनत का वाजिब पैसा दिलाने में कामयाब हुए तो वो अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, तो जब ये देश की बड़ी आबादी बेहतर करेगी तो देश भी इसके पटल पे अपना नाम रोशन करेगा। ये वास्तव में भारत की अच्छी पहचान होगी, असली पहचान होगी। ऐसा नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन उसकी बड़ी आबादी जो है अमान्य जीवन जी रही है, ये ठीक नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं और आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, तो उस पत्रकारिता के जो प्रॉफिट है, जो पैसा, उसके परिवार में दिखता है कि हाँ बदलाव हो रहा है। जब देश तरक्की कर रहा है तो श्रमिकों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। इरफान भाई, बोलना शुरू करते ही आप बहुत भर भर के बोलते हो। बातें तो हम बहुत सारी करेंगे, मुझे आपका परिचय लेना है। आप कहाँ से हो प्रॉपर और क्या करते हो, कि मतलब इसके बारे में जानेंगे हम। आगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आपके वीडियो तो देश भर में बहुत सारे वायरल हो रहे। मुझे आपका परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या हो और करते क्या हो, इसके बारे में जरा सविस्तर बताइए। मैं पिछले 15 सालों से आंदोलन में हूँ, और मेरे माँ बाप मूलतः बिहार से हैं, और मैं दिल्ली के एक सलम जुग्गी एरिया में, मेरा जन्म हुआ था 1992 में लक्ष्मी नगर में। 2006 में हमारी जुग्गियाँ टूट के हम यहाँ आए। ये क्लस्टर जे कॉलोनी है, यानी पूर्णवास कॉलोनी है, सरकार ने इसे बसाया है। और मैं लगातार आंदोलनों में जुड़ा रहने के बाद में आप जैसे पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सभी विचारधारा के छात्र विंग के साथ रहा हूँ और वकीलों के साथ रहा हूँ। वो भी एक तजुर्बा है। और सोशल मीडिया में मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो यूट्यूब और गूगल के माध्यम से मैं अपनी जिज्ञासा को। पढ़ाई कितनी हो गई आप? नहीं पढ़ा मैं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। लिखना बिल्कुल नहीं आता? नहीं, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। तो इतना बोलते हो, ये कैसे, मतलब कैसे ले लिया आप? मैंने और इस देश की बड़ी आबादी ने जीवन धुतकारों में और अपमान में जिया है, और हमें इससे डर भी नहीं लगता। दुखों में खुश रहने की हमें आदत है, और हम बोल पाते हैं इसलिए कि मैं पिछले 15 साल बहुत होते हैं। 15 सालों में मैंने इस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, आयसा, SFI,
AISF, NSUI के साथ मैंने ये जो छात्र संगठन है, अलग अलग राजनीतिक दलों के, वाम छात्र संगठन है, कांग्रेस के छात्र संगठन है, और किसानों के साथ, सोशलिस्टों के साथ, मतलब मैं उनमें रहा हूँ। मतलब आंदोलन से आपका कंटिन्यूअसली आप आंदोलन के साथ? हाँ, मैं कंटिन्यू हर आंदोलन में, नागरिक धरने प्रदर्शनों में भी रहा हूँ। तो कौन से आंदोलन में आज तक आप रहे? मैंने अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक अपनी जीवन का कोई आंदोलन नहीं छोड़ा। अन्ना आंदोलन से लेके अब तक कोई आंदोलन नहीं छोड़ा, जो जन आंदोलन हो या नागरिक धरने प्रदर्शन हो। ठीक है इरफान भाई, अभी शुरुआत तो आपने कही दी, मुझे बताइए जंतर मंतर का आंदोलन जो लगातार 36 दिन दिल्ली के जंतर मंतर में चला था, कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के, इस आंदोलन से आप कैसे जुड़े थे और आपको कैसे वहाँ कहाँ कैसे पहुँच गए थे और कैसे जुड़ गए थे? मैं ये सोशल मीडिया पे कैंपिंग चल रहा था कॉकरोच का, तो मैं देख रहा था, मैं बारीक से, जब ये चीज़ इन्होंने लोगों से प्रेस लिया, लोगों से बात करी, और फिर एक नाम निकल के आया अभिजीत दीप के। तो मैंने अभिजीत दीप के को इंटरनेट पे सर्च किया, कौन है, तो ये पॉलिटिकली पढ़े हुए हैं, बहुत हायर एजुकेशन में हैं, USA में थे, और वो कौन है, महाराष्ट्र से आते हैं, संभाजी नगर से आते हैं, और मुझे उन पर विश्वास जागा कि वो एक नए लड़के हैं, नौजवान हैं, और उनकी सोच पे वो इस मतलब आज के टाइम में सरकार के समक्ष खड़ा होना, मुझे पता है मैं आंदोलन करूँ, आसान नहीं है। कौन अपने जीवन को बर्बाद करेगा? सरकार चाहती तो उन पे बड़े मुकदमे लगा के उन्हें जेल में डाल देती। जब कोई अपने जीवन को देश हित में, उनके लोगों के हित में खपाने की बात करे, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इनके साथ जुड़ूंगा, इनके पीछे खड़ा होऊंगा। तो मैंने मंच के नीचे से कैमरे को संभाला, मंच के नीचे से कैमरे को संभाला, लगातार लोगों से मिला, और मैंने जब बोला तो उसको नौजवानों ने सराहा, और नौजवान बड़ी स्तर पे जंतर मंतर पहुंचे। कितने दिन तक आप जंतर मंतर में रह चुके? लगातार रहा, हर दिन रहा। मतलब जहाँ से जब से शुरू होगा था, मतलब अभिजीत जब 6 तारीख को दिल्ली आया था तब से या 20 तारीख से? मैं 6 तारीख से था। अच्छा, 6 तारीख से था, और 20 तारीख से तो फिर मैं वहीं रोड पे सोता था बिना बिस्तर के। 6 तारीख से आप वहीं पे थे? हाँ, 6 तारीख को हुआ, फिर बाद में हुआ, फिर लगातार होने लगा, तो मैं वहीं सोता था, फिर सड़क पे ही सोता था, वहीं सड़क पे सोता था बिना बिस्तर के। आपने जब कल मेरी आपसे बात हो गई थी तब आपने मुझे बोला था सर मैं लोकेशन देता हूँ आपको, आप वही लोकेशन पे आ जाना। तो मुझे लगा कि आप नज़दीक हो दिल्ली के ऐसा, लेकिन फिर मैंने जब लोकेशन देखा तो आप ये जो जगह है जहाँ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा है इरफान भाई, वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप हर दिन आते थे वहीं पे? हर दिन नहीं, मैं मतलब मैं वहीं रहता था, और कभी कभार एक दिन रात को घर आके सो जाता था। और मैं खाली जंतर मंतर नहीं, मैं देश के अलग अलग मतलब राज्यों के अलग अलग कोने में जाता हूँ धरने प्रदर्शनों में। मैं भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली से कश्मीर पैदल गया था राहुल जी के साथ। राहुल से मेरी बहुत उम्मीद है, हमें नेता तो चुनना ही पड़ेगा। देखिए वो रात को 2 बजे जब निर्धन गरीब मजदूर के पास जाते हैं एम्स में, तो वो जीवन को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब की पीड़ा क्या है। वो मजदूरों से, श्रमिकों से, ऑटो ड्राइवर से, मोची से मिलते हैं, राजमिस्त्री से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं। इस देश की बड़ी आबादी, मेहनत कश आबादी से जब वो मिलते हैं तो मेरी उम्मीद उनसे जागती है। जब वो मेरे सामने बैठे थे तो मैं इसलिए उस नज़रिए से उनसे बात नहीं कर रहा था कि वो राहुल गांधी हैं, मैं इस नज़रिए से बात कर रहा था कि देश के बड़े नेता हैं, विपक्ष में हैं और कल सत्ता में आएंगे। और मैं इनसे वादा लूँगा कि आप जब सत्ता में आएंगे, जो आप कानून मजदूरों के लिए बनाएंगे, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो ज़मीन पे नज़र आना चाहिए, वरना हमारी असहमति आपके भी खिलाफ होगी, फिर हम आपके खिलाफ सड़कों पे आएंगे। इरफान भाई, आपने अभी बात करते समय मुझे बोला कि मैं जंतर मंतर में सड़क पे सोया हूँ, 3-4 बार यहाँ पे घर में आया। तो आपने मुझे आपका घर दिखाया, यही आपका घर जो दिखा सकते हो मुझे? पापा और मैं यहाँ सोते हैं। घर दिखा सकते? हाँ, ये मैं पापा और मैं सोते हैं, और मेरे बाबूजी हैं, मतलब सज्जन मित्र हैं। पंखा चला दीजिए। नहीं, पंखा का कोई जरूरत नहीं है, ये आपका घर है। हाँ, मैं यहीं सोता। तो सड़क पे सोते थे, ये घर है आपका? ये मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है, मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे। मैं और मेरे पापा यहाँ सोते हैं। ये हमारे किसी जानकार का मकान है। अरे ये तो घर मतलब ऊपर तो छत भी नहीं है। अरे सुनिए ना, वो एक घर मेरा वहाँ है, अभी ले दे के बनाया है उसे, जहाँ पक्का वाला मम्मी पापा रहते हैं। ये रमेश बाबूजी हमारे, उन्होंने दिया है, और कोई किराया विराया नहीं लेते। और ये घर मेरे उस घर से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये जीविका है। बर्फ़ की दुकान में दिखाता हूँ, आओ। नहीं, आपने तो बर्फ़ की दुकान, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो आपने बर्फ़ की दुकान का ये किया, तो ये तो सड़क पे पापा जी की वहाँ पे मिले मुझे पापा जी। हाँ, तो बर्फ़ भी बेचते हैं। और मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, उस आबादी से आता हूँ जो आबादी इस देश में खप रही है। मैं जब बात करता हूँ तो खेतों में किसानों की, बगीचे बागवानों के मजदूरों की भी बात करता हूँ। पहाड़ों के चाय पत्ती वाले हों, पहाड़ी मजदूर हों, सबकी,
हमें बेहतर जीवन दीजिए। आप ही हर 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं, सब कुछ अच्छा कर देंगे। फिर खबर आती है कि 93,000 स्कूल बंद हो गए हैं। फिर खबर आती है कि 3 साल में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई, कहाँ गई। फिर खबर आती है कि 1,70,746 लोगों ने एक साल में खुदकुशी करी है और वजह आर्थिक तंगी थी। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इरफान भाई, जब आप बात करते हो तो आपकी बातों में शिक्षा, इसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मुद्दे आपके बातों में हर बार ये बोलने में जानते हैं। आपको लगता है ये असली भारत का जो कुछ समस्या है ये सब इसी मुद्दे को लेके है, इसके आसपास में है, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता नहीं है। मैं जहाँ से आता हूँ, आप मानेंगे ना, आज आप पत्रकार हैं तो शिक्षा की वजह से। शिक्षा ही मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, देश को, राज्य को बेहतर बना सकती है। जो शिक्षा में निजीकरण है वो गरीब और अमीर की खाई को घेरा कर रहा है। एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर से हम ये खबर सुनते हैं कि देश में 93,000 से स्कूल ज़्यादा बंद हो गए हैं, तो हमारी मन को पीड़ा पहुँचाते हैं। देश, नौजवानों के, बच्चों के मन में, आँखों में सपने होने चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। अगर वही मर जाएंगे तो कैसे देश विकसित होगा, कैसे राष्ट्र निर्माण होगा? यही वो नौजवान है जो इस देश के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप शिक्षा मंत्रालय से डिटेल निकाल लीजिए कि भारत में टोटल आबादी का जो ड्रॉप आउट है 10वीं 12वीं से पहले, वो कितना है। अगर 10वीं 12वीं से पहले बच्चा स्कूल छोड़ देगा तो वो क्या जीवन जिएगा? वो एक मजदूर बन जाएगा। और मजदूर और गुलाम में फ़र्क है। मजदूर को अधिकार होते हैं और गुलाम को अधिकार नहीं होते। तो भारत में मजदूर नहीं है, गुलाम है, जिसके कोई अधिकार नहीं है। इरफान भाई, बात बार बार ये होती है कि इंडिया और भारत, इसकी बात होती है और आप भारत की बात करते हो हर बार। हाँ, मैं इंडिया की बात नहीं करता। नहीं, इंडिया जो मैकडोनल्ड है, डोमिनोट है, KFC है, जोमेटो, मतलब इंडिया में घर बैठे सब कुछ आ जाएगा। और भारत में सभी चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो आप बोलते हो कि इंडिया की बात नहीं, मैं भारत की बात करता हूँ, आपको ये दिखा नहीं? ये बार बार बोलते 2014 से लेकर आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हो गए, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट्स है, आप ये सब आपको जो इंडिया में बन रहा है वो दिख नहीं रहा आपको? हाँ, इस बात है। तो मैंने कहा ना कि मैंने पीछे कहा कि जो अगर आपने जीवन में आप क्या, एक दुकान है और जब दुकान अच्छी चल रही तो परिवार में उसका बदलाव दिख रहा है ना। आपने पैसा अच्छा कमाया तो परिवार उन्नति कर रहा है। जब मेरा देश अच्छा कर रहा है, दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो देश की बड़ी आबादी सामान्य जीवन क्यों जी रही है? इसका जवाब कौन देगा? यह नहीं है कि देश तरक्की कर रहा है तो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन वो लाभ सीमित लोगों को मिल रहा है, बड़ी आबादी को नहीं मिल रहा। आपका कहना है हर एक को मिलना चाहिए, हर एक कार्य। हाँ, देश की भारत की जो प्रस्तावना संविधान है वो ये कहती है कि सभी को सामान्य अवसर मिले, यूनिटी इक्वालिटी मिले, सबके बेहतर में, हर चीज़ में समानता हो। तो जब भारत के संविधान और उसकी सोच ये कहती है तो फिर इतने बड़े स्तर पर सामान्य जीवन जिएंगे लोग, तो हम जैसे लोग बोलेंगे सरकार से। संविधान का जो आपने बोला था संविधान के बारे में, वो भी वीडियो बहुत सारा वायरल हो गया था। उसमें आपने आंदोलन के बारे में कह रहे थे, आंदोलन देश का आत्मा है, आंदोलन होते रहने चाहिए। लोगों को, सरकार को अपनी बात रखने के लिए आंदोलन तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं कहता हूं कि असहमति ही लोकतंत्र को जिंदा करती है। विचारों की असहमति होनी चाहिए, समझ लीजिए। और मैं इस दुनिया को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखता। राम मेरे हैं वो मेरा निजी मामला है, खुदा मेरे हो मेरा निजी मामला है। मैं इस दुनिया को तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं चाहता हूँ सबके जीवन में बेहतर शिक्षा आए, समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे निजी विषय हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देश हित में और जीवन हित में होती हैं। उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और मुझे राजदीप सर देसाई जो हैं, उन्होंने कहा कि PM मोदी अगर मिलना चाहेंगे तो इरफान आप मिलेंगे। मैंने उनसे भी कहा मैं PM मोदी से भी मिलूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप भी देश का अच्छा चाहते हैं और मैं भी देश का अच्छा चाहता हूँ, हम सब देश का अच्छा चाहते हैं, तो मैं सबसे मिलूंगा। जो डिफरेंसेस है वो पॉलिसी में है। आपकी पॉलिसी मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, इसको लेके मुद्दा विचारों में, पॉलिसी में नहीं, विचारों में मतभेद है। आपकी सोच में, आपकी बातों में गरीबों के कल्याण है, लेकिन आपकी सोच में पैसे वालों का भला है। क्लियर है, सीधी सरल बात है। मोहम्मद इरफान इन चीज़ों से नहीं डरता। आप मुझे बताइए, आप सब इस देश की बड़ी आबादी को वो पारस पत्थर नहीं मिला जो इस देश के उद्योगपतियों को मिला। 2014 से पहले उनकी रैंकिंग क्या थी? आज वो एशिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? ये पैसा आपका था, इस देश के मेहनत कश लोगों का था, सरकार का होना चाहिए था, जो देश में स्वास्थ्य, शिक्षा पे और देश को की तरक्की पे राह पे ले जाने के लिए। लेकिन उस पैसे को प्राइवेट कर दिया गया, किसी एक आदमी का कर दिया गया और देश को कंगाल कर दिया गया। जब आप एक राजा बनाएंगे तो 100 गरीब बन जाएंगे, 100 फकीर बन जाएंगे।
इरफान भाई, आप बहुत सारे विचार के बारे में बोलते हो। आप बोलते हो मैंने पढ़ाई नहीं की है, जो कुछ मिला है मुझे यूट्यूब से मिला है, मैंने देखा है, ऐसा आप कहते हैं। जो कुछ महापुरुष है इसके बारे में बहुत सारे आप बोलते हैं, राजा राम मोहन राय से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर तक और बहुत सारे लोगों मैंने तक। सबसे सीखा है, मैंने अपने प्रभु श्री राम के चरणों से भी सीखा है करुणा, प्रेम, दया और त्याग। मैंने सबसे सीखा है। मैंने अपनों से भी सीखा है, मैंने प्रभु से भी सीखा है। और जिस राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं, उन्होंने महिला अधिकारों के लिए बहुत काम किए थे। उनकी सगी भाभी सती प्रथा हो गई थी, वो सती प्रथा के विरोध में थे। तो उनकी इस उदारवादी सोच को, इस जनकल्याणी सोच को, उनकी सोच के भारत को मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। सब चीज़ मेरे अपने हैं। मैं इसलिए कैमरे पे प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे एक विक्टिम कार्ड खेलना है। ये मेरा निजी विषय है। कोई मुझसे प्यार करे नफरत करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। प्रभु मेरे हैं और मैं उनका हूँ। इसका आपको तकलीफ होता है कभी? कुछ नहीं। मुझे उनसे भी शिकायत है जो सुबह सुबह गरीब मुसलमानों के घर में जाके कहते हैं कि अल्लाह वाले आए अल्लाह की बात लेके। वो लोगों के दिमागों को बांध दे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी से बाहर कर दे रहे हैं। उनके नज़रिए में दुनिया ज़मीन के नीचे है या तो सातवें आसमान के ऊपर है। जहाँ सर्वाइव करना है, जहाँ रहना है, उनकी नज़र में वो चीज़ नहीं है। तो वो कैसे उनके बच्चे इस दुनिया का सामना करेंगे? फिर आप कहेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत तो शिक्षा और आर्थिक में दलितों से भी पिछड़ गई है। तो क्यों? आप देखो कि हम कहाँ हैं। आप कहते हैं कि लोग हमें हिट करें। आपको और हमें सबको अपनी सोच को बदलना होगा। शिक्षा के प्रति समर्पण भाव से जीना होगा। इसके लिए शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट। शिक्षा अहमियत है। तो शिक्षा में बदलाव लाना जरूरी है, तो कैसे ला सकते हैं? आपके कुछ विचार है उसके बारे में? आपने देखा है कि ऐसे शिक्षा में बदल हो सकता है? शिक्षा में बदलाव सरकार द्वारा एक बेहतर प्रयास होना चाहिए। और जो अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं, जो समाज को लीड कर रहे हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किसी गरीब के वो घर जा रहे हैं तो वो कहें कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुरान की पहली लाइन भी ये कहती है कि पढ़ो, और वही लोग पढ़ाई को अहमियत नहीं दे रहे हैं, बांध दे रहे हैं। 6 सिपा 2 किताब पे दुनिया को अटका रखा है, देश की बड़ी आबादी को। मुझे उनसे भी शिकायत है। मैं इस देश की मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े हैं, बड़े हैं। आज अगर देश में बड़े बड़े राजनेता, बड़े कारोबारी या देश के विपक्ष के या सत्ता के, अगर कहूँ तो पीएम मोदी भी अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ये मेरे प्रति शिक्षा की जिज्ञासा है। मैं इस दुनिया को किस नज़रिए से देखता हूँ। मुझे धन से या पैसे से नहीं देख रहे लोग। मैं रात को बड़े राजनेताओं से, देश के अलग अलग कोने से आने वालों से मिला हूँ, और सबके साथ मैंने यही बात की है कि कैसे बेहतर भारत बनाया जाए। इरफान भाई, आप जब सवाल पूछते हो, आप जब सोच की बात करते हो, आप शिकायत करते हो हर एक के बारे में। आप तो आपको जो दिखता है, जो क्रॉस दिखता है, वो हर एक के बारे में आप शिकायत करते हो। आपका चश्मा का नजरिया वैसे हो रहा है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ मुझे बेहतर देश चाहिए, बेहतर समाज चाहिए हर कम्युनिटी के लिए। तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ की कुर्ती और रूढ़िवादी सोच को भी दर्शाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मैं जहाँ से मैं छुपा लूँ नहीं, मैं मोहम्मद इरफान हूँ, मैं इस विषय में बात नहीं करूँगा। अरे पहले वहीं से शुरुआत होगी। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, अब जहाँ पे हूँ मैं, देश के अलग अलग कोनों में से प्रदर्शनकारियों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? तो क्या बोलते हो कि पढ़ के क्या कर लेगा, कौन सी नौकरी लग जाएगी। देखो पढ़ के मैं क्या कर सकता हूँ। देखो तुम, नौकरी पाना ही पढ़ाई नहीं है। मुझे इस देश दुनिया से और पूरी पृथ्वी से लोगों का प्यार और संपर्क आया। कुछ लोग सब अपने अपने नज़रिए से मुझसे बात कर रहे थे। कोई मेरी आर्थिक सहायता करना चाहते थे। मैं बहुत पैसा ले सकता था उनसे, लेकिन मैंने कहा मुझे पैसा मत दीजिए। ऑन कैमरा पत्रकार है, आप जानते ही बात सच है। लेकिन मैंने कहा मुझे पैसा मत दीजिए, आइए साथ मिलकर भारत को बदलते हैं। इरफान भाई, शिक्षा के बाद आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, खेद है आपके मन में कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई? पढ़ाई होती तो मैं अलग सोच होती, मेरी अलग आगे जाता। मैं ईश्वर की जो मर्जी रही बेहतर है, लेकिन मैंने पढ़ाई से और पढ़े लिखों से नाता नहीं तोड़ा। मैंने पढ़ाई से पढ़े लिखों से नाता नहीं तोड़ा। और मैं 35 साल का हूँ और पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा है मेरी। मेरे पास डिग्री नहीं है, मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। लेकिन जो आप पढ़ाई करते, आगे जाके जो सोच है, मतलब जो आदमी बोलते हैं कि पढ़ के आदमियों की सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, ये सब आपके विचार में ऐसे ही दिख रहे हैं। तो लोगों से मिलना ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, लोगों से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रदर्शनकारी हूँ। मैं पिछले 15 सालों से सरकार के गलत नीतियों को लेके अलग अलग मुद्दों पे मैंने प्रदर्शन किए हैं। मैं कहता हूँ मैं सदा ही विपक्ष में हूँ। मैं जनता हूँ। मैं आपसे, आप नहीं तो कोई और सवाल करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बोलते हर बार मैं विपक्ष में हूँ। आप राहुल जी के बारे में कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे, आगे जाके राहुल जी सत्ता में आए तो भी फिर आप विपक्ष में रहो। उनको सामने कहा
मैंने उनके सामने कहा कि सर मैं आपसे उम्मीद है, अगर आपने हमारी वादा खिलाफी करी तो हम आपके खिलाफ भी आज सहमति करेंगे और आपके खिलाफ भी सड़कों पे धरने पे उतर क्या जाएंगे। बोले उसके बारे में बात राहुल जी? वो कहने लगे बिल्कुल जायज है, ठीक है। उन्होंने कहा, वो कम बोल रहे थे, बात कम कर रहे थे मुझसे। सुन रहे थे? हाँ, और देखिए राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया और राहुल ही सरकार में आ रहे हैं वो, और हम कोशिश करेंगे कि वो आए, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे शिक्षित है और उनकी सहनशीलता बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से बड़े स्तर पे पैसे का और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया गया उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, तो उस चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त किया, शायद हम ना कर पाते। तो राहुल एक महान आदमी है, रात को 2 बजे एम्स जाते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, पूरे देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों से बात करते हैं, जो धान रोपते हैं उन मजदूरों से बात करते हैं। तो राहुल गरीबों के प्रति सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरी कल उन पर यही बात हुई। मुझे इंटरव्यू के आखिरी में जाना है, हम बहुत 10-15 मिनट से शायद बात कर रहे हैं और हम सब मिलकर इस देश को बनाएंगे। नहीं, मेरे 2-3 सवाल और बाकी है, वो सवाल मुझे लेना है। आप जब मुझे अभी आंदोलन पे आना है, जहाँ पे आप जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख की जो हिंसा हो गई वहीं पे लाठीचार्ज हो गया, आप कहाँ पे तब और आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था? नहीं, मैं 20 तारीख को वहीं पे था और सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। मैं बहुत पिटा था, मेरे सर को अपनी जांग में एक सिविल पुलिस वाले ने फंसा के ऐसे करके कोनी मारी थी और मेरे पैर का नाखून उखड़ गया था। देखिए हाँ, पैर का नाखून उखड़ गया था। तो लेकिन हम मार से नहीं डरते, बस दिक्कत इस बात की थी कि जो लाखों के क्राउड में महिलाएं और बच्चे थे, तो पुलिस से ये शिकायत है कि पुलिस उसे अपने तरीके से हैंडल कर सकती थी, वाटर कैनन चला सकती थी। उन्होंने डायरेक्ट लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे भगदड़ की स्थिति मची। और जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने महिलाओं की इज्जत को दिल्ली की सड़कों पे तार तार कर दिया। जय हिंद, जय भारत बोलने में बड़ी एनर्जी लगती है मुझे, पूरे दिन बोलना है। शुक्रिया। बस 2 सवाल आखिरी, आगे जाके आपकी कुछ पॉलिटिक्स मंशा है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो मैं आऊँगा, क्योंकि मैं इस देश के लोगों के लिए बेहतर चाहता हूँ, लेकिन निस्वार्थ भाव से आऊँगा। मैं सरकार से कहूँगा मुझे कोई तनख्वाह मत देना, सिर्फ रोटी दे देना। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर मैं कभी विधायक MP बनूंगा ना तो मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। नहीं इरफान भाई, ऐसा तो बहुत सारे लोग बोले थे आपको, मतलब है कि हम स्लीपर पहन के जाएंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, ऐसे बोलने वाले में आगे जाके पॉलिटिक्स में क्या कर दे? वो IIT किए हुए थे और मैं यहाँ से हूँ। मैं अभी ले सकता था लोगों से पैसे, मैं अपने जीवन को बदल सकता था, अभी बदल सकता था। मैं आज भी अपने इरफान को वायरल इरफान नहीं कह रहा, मैं अपने ऐसा इरफान नहीं कह रहा। सारी दुनिया उनसे मिलना चाहती है, पूरी पृथ्वी से लोग इरफान से मिलना चाहते हैं, आपको मालूम है। तो मैं आज भी ज़मीन पे हूँ, यहीं सो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इरफान भाई, आपके लुक के बारे में बात कर रहा था, ये मतलब जैसे जब से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ, ये गमछा, मराठी में इसको पंचा बोलते हैं, महाराष्ट्र से है, मराठी में पंचा बोलते हैं, अब गमछा है। ये स्टाइल आपकी पहले से है या? हाँ, अच्छा, बिहारी। ये पहले से स्टाइल है या अभी नहीं बना? मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मेरा मूलतः बिहार से हूँ, तो बिहारी के जहाँ गमछा कंधे पे और सर पे होता ही है और ग्रामीण भारत की पहचान है। पंचा तो हर एक ग्रामीण। सबसे बड़ी बात है कि देश में सबकी सोच तो है, लेकिन बिहारी जो है पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा अलग सोचता है। आपसे बात करते समय ये समझता हूँ कि हाँ, जो बोलते हैं कि बिहारी आदमी हो और वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताए, तो ये बिहारी नहीं है ऐसे? ये बिहारी नहीं है। कहते हैं कि क्रांति की धरती बिहार है। बिहार एक अलग धरती है। बिहार की ज़मीन की एक खासियत है कि वो जो है ना, अन्याय के खिलाफ सामने से खड़ा होता है। बिहारी पीछे हटता नहीं है। और मैं इसलिए मैं विशेष बिहारी नहीं कहा, मैं बिहार से मूलतः आता हूँ, तो मैं अपने राज्य को छोड़ नहीं सकता। बिहार एक महान स्टेट है और एक मेहनत का स्टेट है और दुनिया मुझे जानती है। मुझसे एक राज्यसभा MP मिले, कहने लगे मैंने तेरी वीडियो देखा, मुझे सब कह रहे थे कि ये यहाँ का है वहाँ का है, लेकिन मैंने कहा पक्का बिहारी है। अरे आपसे बात के तो लगता है, क्योंकि आप जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का पता है ये क्रांति ये बिहारी है, क्योंकि ये और किसी में ऐसा देखा नहीं जा सकता। इरफान भाई, लास्ट का सवाल आखिरी, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से हम आते, महाराष्ट्र से है हम, शिवाजी महाराज के बारे में कुछ? शिवाजी महाराज ने देश धर्म के लिए जो किया है, मैं उनके बारे में अपने शब्द नहीं दे सकता। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उनके चरणों से कुछ महसूस कर सकता हूँ इस देश के लिए, समाज के लिए। वो बहुत महान थे, उन्होंने देश धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में, मैं उनके सम्मान में चुप ही रहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई हमसे बात करने के लिए। और आप तो मतलब वायरल हुई तब से मुझे लगा था आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वायरल मैं नहीं वायरल हूँ, मैं वायरल नहीं हूँ। आप कैसे मानते हो आप वायरल हो? वायरल आप? मैं वायरल नहीं, मैं यहीं सोऊंगा, मैं यहीं रहूँगा। हाँ, मैं रात को कई बड़े राजनेताओं से मिला, मोहित्रा से मिला, TMC से हैं, इमरान प्रतापगढ़ी से मिला और लोगों से मिला और सबके साथ खाना खाया और कोई इस तरह की बात नहीं थी। नहीं, लेकिन आपका वायरल होने से एक हो गया,
भारत, आप जो भारत बोलते हो, भारत के हर जो लोग हैं, हर एक लोग है वहाँ तक आप पहुँच मैं सबसे मिलूंगा, मैं अखिलेश जी से भी मिलूंगा, मैं सभी लोगों से मिलूंगा। पॉलिटिशियन नहीं है, नॉर्मल लोग भी, जो गांव का, जो मैं बताता हूँ। मुझे ये आपका वीडियो कल शाम को मुझे मेरे गांव के एक दोस्त ने मुझे भेजा और बोला कि आप तू इससे मिला क्या, ये आप पहुंच गए हो, ये मुझे कहना है। हाँ, तो मैंने जिनकी बात बोली थी, जिनकी लड़ाई लड़ी थी, अगर उन तक मैं पहुंचा हूँ तो माता रानी का बहुत बड़ा करम है, खुदा का बहुत बड़ा करम है, वाहिगुरु का बहुत बड़ा करम है, जीसस का बहुत बड़ा करम है, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा करम, भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा करम है, और भगवान महावीर का, जिन्होंने आज अहिंसा धर्मो परम कहा नारा दिया और पूरी दुनिया को मानवता का पाठ चढ़ाया, सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई हमसे बात करने के लिए। हे इरफान मोहम्मद होते आहेत आणि जय आप शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय बिहार। दिल्लीतील अशा परिसरात राहतात। मी खरं तर मगाशी दाखवलं, हे त्यांचं घर आहे। म्हणजे बोलताना त्यांच्याकडनं शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या विषयावरती बोलताना ते आपल्याला बघायला मिळालेलं। त्यांनी सांगितलं की याच घरात मी राहतो। म्हणजे आल्याच्या नंतर मला प्रश्न पडला होता, त्यांनी जेव्हा त्यांच्या ओळख सांगितली की या ठिकाणी मी राहतो, हे त्यांचं घर आहे। वडिलांचा बर्फाचा व्यवसाय आहे, पण बालवाडीपर्यंत शिक्षण, म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचे शिक्षण न झालेला व्यक्ती इरफान मोहम्मद यांच्यासारखा हा व्यक्ती वेगवेगळ्या देशातील मुद्द्यांवरती मात्र भरभरून बोलताना आपल्याला बघायला मिळतो। मी प्रत्येक आंदोलनात होतो, आंदोलनात राहील, आणि गरीब, मजूर, शेतकरी या सगळ्यांची भूमिका, या सगळ्यांची मतं मी मांडत राहील। सरकारमध्ये असो किंवा सरकारच्या विरोधात असो, जे दिसल, जे ग्रामीण भारतातील मुद्दे दिसतील ते मुद्दे सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी करेल, अशा पद्धतीची भूमिका इरफान यांनी सविस्तर पद्धतीने TV9 मराठीशी बोलताना मांडल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे। आणि आगामी काळामध्ये देखील ज्या ज्या ठिकाणी विरोधाभास जाणवेल, त्या विरोधाभासाच्या ठिकाणी मी माझी मतं अशाच ठाम पद्धतीने मांडत राहील, अशी भूमिका त्यांनी TV9 मराठीशी बोलताना व्यक्त केल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे। कॅमेरा पर्सन राकेश कुमार समी, प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।